ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 79 साल हो गए देश को आजाद हुए। आज हमने आजादी का जश्न भी मनाया और आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं युवा की, नौजवान की। ये तो हम लगातार बताते आ रहे हैं, आपको मालूम भी है हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। औसतन आयु उम्र जो है हमारी भारत की, भारतवासी की, वो 28 साल है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। 140 करोड़ में ये 91 करोड़ हो जाता है। और आजकल तो जेनजी की बड़ी चर्चा है। जेनजी यानी कि 15 से 29 साल की उम्र वाले हमारे युवा, हमारे बच्चे, ये हैं 36 से 37 करोड़। 27 से 28% आबादी। और हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की लगातार बात करते हैं। देश को अगर विश्व गुरु बनना है और एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक देश एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। और उसके लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना होगा। ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए। ये बातें पहले होती रही हैं, तो आप कहेंगे आज क्यों कर रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। तो लाल किले की प्राचीर से दर्शकों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को, आपको, मुझको, हम सबको संबोधित किया और 77 मिनट के अपने अभिभाषण में युवा शक्ति पर लगातार जोर दिया। 77 मिनट में 23 दफा युवा शब्द का इस्तेमाल किया और 22 बार नौजवान, यानी कि 45 बार कि युवा शक्ति को हमें सहेजना होगा, इसको और सशक्त बनाना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अब ये जेनजी आंदोलन, वो कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन का असर है क्या? जेनजी नाराज दिखाई दे रहा है क्या? और ये असर जेन अल्फा पर भी जा रहा है क्या? अब जेन अल्फा तो खैर अभी वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा, पर जेनजी का एक बड़ा हिस्सा तो वोट भी डालता है। और जो आज 15 साल का है, वो 2029 तक वोट डालने लायक हो जाएगा। तो अब एआई से लेकर, फ्री कोचिंग से लेकर, युवाओं को साधने की अनेकों योजनाएं, उनकी ओर इशारा किया गया है, संकेत किया गया है। 1 लाख करोड़ का फंड क्रिएट किया जाएगा। अब सुनने में सब अच्छा लगता है और युवा को तरजीह दी जा रही हो, तवज्जो दी जा रही हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर युवा शक्ति का जो यह है तराना, कितनी हकीकत, कितना फसाना, हमें थोड़ा पीछे मुड़ के देखना भी होगा। कौशल विकास का भी दम भरा गया था, टाल ठोकी गई थी। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम भी शुरू हुई थी। आज की तारीख में युवा अपने आप को कहां पाता है? या एक अदद नौकरी की दरकार, रोजगार की गुहार लगाए घूम रहा है युवा। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तो ना तब्दील हो जाए क्या देश के सामने? दरअसल आज यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज आजादी का पर्व है, जश्न मनाने का दिन, लेकिन आत्मचिंतन का भी, अपने गिरेबान में झांकने का भी दिन है। तो इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के युवा की, युवा शक्ति की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, छात्रों की, जेनजी की, आपके, हमारे बच्चों की। किस लिए? क्योंकि इस युवा शक्ति ने, इन युवाओं ने, इन छात्रों ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जंतर मंतर पर जो हुआ
फिर रांची और देश के अलग अलग हिस्सों में हमने नाराजगी का इजहार होते देखा है, पर जंतर मंतर पर जो हुआ वो अप्रत्याशित था। जो काम किसान नहीं कर पाए, हमारी महिला पहलवान नहीं कर पाई, हमारी बूढ़ी अम्माएं नहीं कर पाई शाहीन बाग वाली, और समूचा विपक्ष नहीं कर पाया। एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा, वो इन छात्रों ने, इन जेनजी ने मजबूर कर दिया सरकार को। इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, और उसके बाद जेनजी प्यारा, सबसे न्यारा, उसकी तरफ रीच आउट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। प्रधानमंत्री मोदी 9 दिनों में 5 इंस्टा रील अपलोड की उन्होंने। 23 से 31 जुलाई के बीच 20 को बर्बरता हुई थी छात्रों के साथ। 26 जुलाई को वाइब्रेंट विलेज युवा संवाद किया। 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया। 8 अगस्त को आईआईटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों से संवाद करते दिखाई दिए। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो भी युवाओं को आकर्षित करने में, लुभाने में लगे हुए हैं। 17 जून को वो छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम चला रहे हैं। 17 जून को कोटा में थे, 17 जुलाई को देहरादून, 5 अगस्त को दिल्ली में छात्रों से बात की, 8 अगस्त को प्रयागराज में थे छात्रों की गूंज के लिए। तो आज जब आप, मैं, हम सब, पूरा देश 80वीं वर्षगांठ मना रहा था, आजादी का जश्न मना रहा था, तो लाल किले की प्राचीर से 45 बार युवा और नौजवान शब्द का प्रधानमंत्री मोदी इस्तेमाल करते दिखाई दिए। 77 मिनट में अधिकांश भाषण, उसका लब्बो लुबाब युवा शक्ति पर जोर था। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बड़ी भूमिका है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। अगले साल 1 करोड़ युवाओं को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों के लिए 10,000 अटल टिंकरिंग लैब होंगी, इनोवेशन के लिए, नई सोच के लिए, नए प्रयोग के लिए। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, मुफ्त कोचिंग के लिए मजबूत नेटवर्क बनाने की कोशिश, और ओलंपिक खेलों में टैलेंट हंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वही वहां पर हम ज्यादा मेडल नहीं जीत पा रहे हैं। तो क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, उसकी एक वानगी देखी। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। और प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाया सरसंघचालक, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश का युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो शब्द मैं लगातार सालों से इस्तेमाल करता आ रहा हूं। युवा पीढ़ी की किसी से तुलना ना करे, वो आंख मूंद कर भरोसा करने की भी बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ कहा, कभी कभी विरोध भी जरूरी होता है, विरोध प्रदर्शन आंदोलन सब लोकतंत्र का हिस्सा। आज फिर बोले हैं भागवत वाणी, पर इस वाणी का असर क्या पड़ रहा है? बीजेपी में एक जमात नेताओं की है, वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो उनकी हरियाणा की अध्यक्ष हो, महिला हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मार डाला, महिला पुलिस कर्मियों को, कोई मौत की कोई खबर नहीं है। कंगना रनौत अपने बयान पर अभी भी अटकी हुई है, कॉकरोच गंदगी में ही होता है। अभी भी बच्चों की लानत मलानत की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की कल मैंने पोल खोल की थी, वो तो भला हो देश के मुख्य न्यायाधीश का, उन्होंने कहा आपका क्या लेना देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हो, आप कैसे रोक दोगे एनरोलमेंट, नथिंग डूइंग।
पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, वो छात्रों को खुली धमकी दे रहे हैं। कोई अनशन करेंगे, कोई आंदोलन करेंगे, नाराजगी का इजहार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन का समर्थन करेंगे, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और सरसंघ चालक कह रहे हैं कभी कभी विरोध भी जरूरी होता है। किसकी माने? सुनिए। विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो 2 भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। तो प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहे हैं युवा से, भरोसा आंख मूंद कर रहे हैं। सरसंघ चालक, प्रेरणा स्रोत बीजेपी के जो सरकार की अगुवाई कर रही है, मोहन भागवत। तो क्या अब युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं, या दरअसल जो कहा जा रहा है उसको जमीन पर उतारना भी पड़ेगा? कथनी और करनी में समन्वय भी लाना होगा। अब अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। स्किल ट्रेनिंग दी गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, आपको ध्यान होगा। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वो शेर दिखाया जाता था। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया, कौशल विकास मंत्रालय। उसके 3 फेजेस आए, 3 चरण। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 से 3.0। 1,42,00,000 छात्र वो एनरोल हुए कि भाई हमारा कौशल विकास करो। 4.0 में यह आंकड़ा हो गया 35,26,000, कुल मिलाकर 1,77,000 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ। और नौकरी कितनों की लगी? प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, 23,83,000। 1,77,00,000 में से 23,83,000, 13% जिनका तथाकथित कौशल विकास के लिए पंजीकरण हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके 13% की नौकरी लगी। अब कहा यह भी जा रहा है कि मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। तो कौन देगा कोचिंग? डेविल लाइज इन द डिटेल ना। 58,000 करोड़ का यह धंधा है कोचिंग का, ये कोटा से लेके अलग अलग जगह। सालों साल माता पिता अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या लंबी छुट्टी पर बच्चों के साथ वहां जाकर बस जाते हैं। कितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। 15 से 20% की विकास दर है इनकी। हर साल 15 से 20% का इजाफा हो जाता है। 7 करोड़ 10 लाख छात्र कोचिंग ले रहे हैं। 7 करोड़ 10 लाख। इनमें गरीब भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं। तो इन कोचिंग वालों को सरकार सब्सिडी देगी या सरकार फंड देगी कि बच्चों से पैसा ना लो? ये डिटेलिंग भी तो आनी जरूरी है कि नहीं? और एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। अब कहा जा रहा है इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यह चलाई गई थी गाजे बाजे के साथ, PMIS। ये 3 अक्टूबर 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। इसमें मोटी बात क्या थी? 1 करोड़ युवा अगले 5 साल में देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे। यानी कि 20 लाख युवा इंटर्नशिप मिलेगी। पक्की नौकरी नहीं है, पर शुरुआत तो हो गई। भाई हमारे चैनल में भी आते हैं युवा, आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, वापस भी चले जाते हैं, बहुतों को हम नौकरी पर रख लेते हैं। तो
तो भाई 20 लाख छात्रों को 500 सबसे बड़ी कंपनियां रखेंगी इंटर्नशिप, बड़ी अच्छी बात है। पर मैंने तब भी फ्लैग किया था 5,000 रुपए, 5,000 रुपए इंटर्नशिप में मिलेंगे, कौन आएगा? और ग्रामीण भारत वाला युवा वो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में, जयपुर में आके कैसे रहेगा 5,000 रुपए में? तो इसका दरअसल हुआ क्या, राउंड 1 में 1,27,508 अपॉर्चुनिटीज पोस्टेड कि भाई यहां पर संभावनाएं हैं, और ज्वाइनिंग कितनों की हुई? 3,730। 3,000, 20 लाख साल में इंटर्नशिप होनी थी। राउंड 2 में दूसरे दौर में 2,689 और तीसरे दौर में 10,195। और अब तो जेनजी के साथ साथ जेन अल्फा भी आ गए हैं। हम तो स्कूल में बच्चे कह रहे हैं छत टपकती है, पानी साफ नहीं है, शौचालय है नहीं, पंखा चलता नहीं है, टीचर है नहीं, डीएम दौड़ते भाग रहे हैं, जिला अधिकारियों की शामत सी आ गई है, खुल्लम खुल्ला वो विरोध कर रहे हैं, जिसका समर्थन कर रहे हैं सर संचालक मोहन भागवत। तो विपक्ष को मौका मिल रहा है। हालांकि 79 साल में विपक्ष और खास कांग्रेस 55 साल राज किया है देश पर। युवा को लेकर उन्होंने क्या किया वो सवाल भी पूछने वाला हूं, पर पलटवार कर रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अच्छी रिसर्च करती है। उनका 10-12 दिन पहले का एक आंकड़ा है, 15 से 29 साल के बीच का ये जो जेनजी की हम बात कर रहे हैं, 36-37 करोड़ है, ये मैंने आपको बताया, 27% देश की आबादी का। इनमें से 15 से 25 साल के जो हमारे युवा हैं उनमें से 40% बेरोजगार हैं। आपको कल मैंने बताया था 73% हमारे बच्चे 12वीं पास ही नहीं कर पाते, 12वीं पार ही नहीं करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। तो वो भी आते हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र के। और 25 से 29 साल के जो हमारी जेनजी है, हमारे युवा हैं, 20% ये बेरोजगार हैं। पिछले 18 सालों में हर साल औसतन 50 लाख ग्रेजुएट होते हैं भारत में, हमारे देश में, यानी कि 9 करोड़। इन 9 करोड़ में से सिर्फ 28 लाख की नौकरी लगी, जिनमें से 3.7% उनकी व्हाइट कॉलर जॉब, यानी कि बैठकर काम करने वाली, और 7%, 28 लाख में से 7% को परमानेंट सैलरीड जॉब मिली, स्थायी नौकरी वेतन वाली 28 लाख में से 7% को मिली। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आजादी के 79 साल बाद आई युवा की याद और युवा शक्ति का तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना। चर्चा में मेरे साथ धीरेन्द्र मुन्ना हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी भी, अहम घटक है एनडीए का, बीजेपी का। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं विजय त्रिवेदी, एक और वरिष्ठ पत्रकार बेहतरीन लेखक भी हैं, फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखते हैं। तो ये हकीकत है या फसाना, मनोज राजन त्रिपाठी से भी जानूंगा। और प्रोफेसर महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश भाई, इस बात से खुश हूं कि चलिए 79 साल बाद ही सही, युवा की याद आई, देर आयत दुरुस्त आयत, युवा अब सेंटर स्टेज पर तो आ गया। देखिए, इस देश की युवा जो है
प्रधानमंत्री मोदी जी से ही कुछ अपेक्षा रख सकते हैं। बाकी तो आप याद करिए कि किस प्रकार से 2014 में जो बेरोजगारी दर थी वो 8%, आज वो बेरोजगारी दर 4%। अच्छा, कितनी थी 2014 में बेरोजगारी दर? 7.71। अच्छा, और अब कितनी है? अब 4.11 के आसपास। कहां से आंकड़ा कहां से लाए? सर आंकड़ा जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ बताइए ना, सोर्स पूछ रहा हूँ। ना रहे, क्योंकि हमेशा हमारे और आपके बीच में यही सब चीजों को लेकर जो है सोर्स बता दो ना, आप कहानी बताने लगे। सोर्स बता दो, कहां से आप कोट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वही चीज बता रहा हूँ आपको, जो पीआईबी का जो रिलीज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, पीआईबी का भी तो कोई सोर्स होगा ना। पीआईबी मंत्रालय के हवाले से, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, जो किसी मंत्रालय के हवाले से, किसी मंत्रालय के हवाले से मंत्रालय है, उसी का सोर्स है। ईपीएफ का आंकड़ा होगा, कोई आंकड़ा तो होगा ना। और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। एक मिनट ये कह रहा हूं कि एक मिनट। अरे प्रोफेसर साहब, अरे भाई आप प्रोफेसर हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं। पीआईबी का नाम लेकर निकलना चाह रहे हैं आप। 94% हमारी अर्थव्यवस्था 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, उसका आंकड़ा है इसमें शामिल। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, कि जो रोजगार का जिस प्रकार से सृजन हुआ और जिस तरह के आंकड़े हैं, अगर उनको सामने रखकर हम बात करें तो आप आजादी से लेकर और 2014 तक की जो सरकार थी उनका कहीं डाटा उठाइए, अपने दर्शकों के आगे रखिए। और जो ये 12 साल की बात ना करूं, 1950 से बात करूं, है ना जी। मैं इस 12 साल के आंकड़े में मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर वो आंकड़े उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं, उनसे कहीं ज्यादा काम हुआ रोजगार के लिए। आज भी ईपीएफओ का जो पर मंथ 14 से लेके 21 लाख तक एनरोलमेंट हो रहा है, वो रोजगार सरकार सीधा आंकड़े। एक मिनट, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं भी चुनौती दे रहा हूं। सरकार सीधे सीधे आंकड़े इतने सालों से ये क्यों नहीं बता रही कितने रोजगार सृजित हुए हैं? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था हर साल, 12 साल हो गए, 24 करोड़ में से कितने रोजगार दिए गए? ये आंकड़ा कब, कहां, किसने दिया? ये मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो हम बिल्कुल बताइए। स्किल इंडिया से 10 वर्षों में इस मिशन के तहत 6 करोड़ जो है, 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार मुहैया कराने का काम किया। झूठा आंकड़ा, गलत झूठा आंकड़ा। सर ये पीआईबी का है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। मैं आपको आंकड़ा बता चुका हूं, कुल मिलाकर सुन लीजिए, एक पूरा आंकड़ा बता देता हूं। 1,77,91,883 लोग एनरोल हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं ना। उसमें से ट्रेनिंग दी गई 1,65,53,977 को, उनकी असेसमेंट हुई 1,44,82,562 की, सर्टिफाई यानी कि उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि इनका कौशल प्रशिक्षण हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गई। 1,29,78,143 नौकरी मिली 23,83,000 को, 13% को। अब आप बताइए, जो आप मेरे से कह रहे थे कि भाई जो आपने आंकड़े दिए बेरोजगारी दर के, वो मैं अगर आप कहिए तो प्रेस रिलीज है मेरे सामने, प्रेस रिलीज मैं ये कह रहा हूं कितने लोगों को रोजगार दिया गया, ये तो बेरोजगारी दर आपने बता दी। चलिए देखिए, मैं बेरोजगारी दर कितने लोगों को 24 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, कितने बता दीजिए, सिंपल। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस चीज को एक्सेप्ट करें ना कि भाई 8% जो बेरोजगारी दर थी वो 4% होगी, 4% से आ गया। तो आप अटकी हुई, आपकी सुई 94% हमारी नहीं, हम अटकी नहीं। जो ओवरऑल जो सिनारियो समझ में आ रहा है, जो हमारे बच्चों को कहीं उसका फायदा मिलना चाहिए। बस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम लेकर किस मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए वो नहीं बता रहे आप। सर वही आपको बता रहा हूं। किस मंत्रालय के हैं, किस आधार पर? हाँ, उसके वो आधार पर कोई खाता और बताएंगे। हाँ नहीं, उसका आधार भी उन्होंने बताया है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसका कारण क्या है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल के आप गलत कहाँ बोलते हैं, टीम भी दे सकता है। लेकिन सवाल ये है, 1 लाख करोड़ का फंड बनेगा, जैसे कि
1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिलने वाली थी, अब उसका भी आंकड़ा बता दीजिए। वैसे मैं बता चुका हूं, मिल गई, हर साल 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है। नहीं, जो अगर मुझे ये बता दीजिए उसमें जितना हर साल तय हुआ उसको हमने अचीव किया। राउंड 3 में 10,195, राउंड 2 में 2,689, राउंड 1 में 3,730, 15,000 प्लेसमेंट हुई। 20 लाख होनी थी एक साल में। कोई कोताही करी या किसी तरह के सरकार की नाकामी की वजह से वो अचीव नहीं हो पाया, ये सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके ऊपर सवाल उठाते, खड़गे जी, अरे खड़गे जी को थोड़ा देश की कमान दी है, आपको दी है सर कमान। सवाल आपसे पूछेंगे ना पहले, खड़गे जी से भी पूछ लेंगे, वो तो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन इनके मुंह पे मौन क्यों पसर जाता है? ये जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जब ये मुद्दे बेरोजगारी का या युवाओं से जुड़ा होता है, अच्छा इनको उठाने चाहिए, तब पूरे आप जानकारी देंगे, तब आंकड़े देंगे। आपको समझ में आता है, आप कहीं लेकर इस मुद्दों को लेकर कहीं आप दर्शकों के आगे रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये देश के नागरिकों के आगे इनको रखने में नहीं, अब आप रख रहे हैं, मैं तो देखिए स्वागत कर। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, प्रोफेसर, अरे कौन नंगा होगा, कौन क्या होगा, उसको छोड़िए ना। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए, सुनिए भाई, सुनते ही नहीं है, आपकी दिक्कत बहुत बड़ी है, सुनते नहीं है आप। मैं तो स्वागत कर रहा हूं कि सरकार ने कम से कम युवा को केंद्र बिंदु तो माना, सेंटर स्टेज पर लेकर आए। डेमोग्राफिक डिविडेंड सुन तो लीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये याद 79 साल बाद और आपको 12 साल बाद जो आ रही है, इसके राजनीतिक कारण है क्या? क्योंकि ये जेनजी 36-37 करोड़ हैं, ये सब वोट डालेंगे, तो अब तो युवा की बात ये मजबूरी में करनी पड़ रही है क्या सर? यही सरकार की एक कंटिन्यूटी चल रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, पॉलिटिकल कंपल्सन तो है, पॉलिटिकल मजबूरी तो होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है। जो आप बता रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से जो है इन सब चीजों का पहल करना, इन सब चीजों में कहीं योजना लाना, सरकार का काम लगातार इसके ऊपर करते रहना, ये लाभ पहुंचाते रहना, ये जरूरी है राजनीति में। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये देश जो है युवाओं का देश है। आपको वर्ल्ड में अगर कहीं ताकत आपकी है तो ये युवा ही है, जो कहीं सर्विस के जरिए पूरे वर्ल्ड को सर्विस देने की ताकत रखते हैं। अगर इनको स्किल्ड कर दिया, कल को इनको आपने हर तरह से पारंगत कर दिया, इनका कौशल, तो ये जंतर का मंतर हो गया, ये सत्ता तंत्र को जागना पड़ गया, ये बात मानेंगे कम से कम? मैं तो आपकी बात को कहीं मानना नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जैसे भी आप इसको ले लीजिए, आप जैसे भी इस बात को संदीप जी कहिए, कहने का तौर तरीका अलग हो सकता है कि आधा गिलास भरा आधा खाली है, लेकिन ये नहीं है कि सरकार जो है इन सब चीजों की तरफ से जो है बिल्कुल वो गूंगी बहरी होके। अब ये देखिए, आपने वो पीआईबी का आंकड़ा दे दिया, मेरी रिसर्च टीम लगातार काम करती रहती है। सुनिए ना प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मुझे मनवाने से क्या होगा, देश के युवा को समझाना है, अब तो उनको मनवाना है। ये मेरी जो रिसर्च टीम है, उन्होंने फटाफट आपके, अरे सुन लिया करो ना भाई, सुनते तो हो नहीं। हाँ बताइए ना। CMIE का आंकड़ा है, अब कहोगे ये CMIE क्या होती है? ये हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े निकालती है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2008 में 5.41, 2009 में 5.54, 2010 में 5.55, 2011 में 5.43, 2012 में 5.41, 2013 में 5.42, लगभग 5.5%। और मोदी सरकार, आपकी सरकार के दौरान 2020 में 8%, 2021 में 5.98 यानी कि लगभग 6%, 2022 में 7.33, 2023 में 8.03, अगस्त 2024 में 7.9, अगस्त 25 में 6.7 और अप्रैल 2026 में 6.68। 7 से 8% के बीच की बेरोजगारी दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की। आंकड़ा बता रहा हूं, सोर्स बता रहा हूं जी, आपकी टिप्पणी भी चाह रहा हूं।
नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही उस चीज के लिए सीएमआई का जो आंकड़ा और मेरे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में स्पष्ट है, और मैं कहिए तो उसको पढ़ देता हूं। और ये जो है, ये एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पोस्टेड 13 अगस्त 2026, 1:18 पर है ये। हाँ, और हाँ। अमृत पीढ़ी फॉर द विकसित भारत, और ये प्रेस रिलीज है पीआईबी का। अगली और बार इस- एक काम और कर दीजिएगा, मुझ पर एहसान करिएगा, मेरी रिसर्च टीम पर भी, कि रोजगार सृजित कितने हुए हैं उसका आंकड़ा और ले आइएगा। मैं तो ढूंढ ये नहीं कह पा रहा रहा हूं हूं, आपकी पहुंच है सरकार में, सर, आप संदीप निकलवा जी, लाएंगे ये आंकड़ा। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को आज बड़ी कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात क्यों आपकी बड़ी बात कर नहीं, यहाँ पर आपकी बात को कोई बड़ी कर देता हूँ। नाक की लड़ाई आपकी बात राजनेता कर- करते हैं पत्रकार। मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला हूं, मैं हमेशा ज्ञानवर्धन में विश्वास रखता मैं हूं। आप लेकिन जितना डॉक्टर पूजा समझते हैं- त्रिपाठी, हो गई अब बात ये खामखा की हम इधर उधर घूम रहे हैं। पर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, 55 साल तो इन 79 साल में आपने राज किया, तो युवा बहुत ही सशक्त था 2014 से पहले, उसी के बाद बेड़ा गर्क हुआ है, या युवा पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया? अभी आपने आंकड़े दिए संदीप जी, प्रोफेसर वर्मा जो आंकड़ों के साथ घालमेल कर रहे थे, वो प्रोफेसर हैं लेकिन आंकड़े ही क्या, वो उनकी सत्ता की मजबूरी है, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो आंकड़ों के घालमेल में सबसे आगे रहती है। पर अभी आपने बताया कि किस तरीके से बेरोजगारी दर थी, और अगर मैं युवाओं पर बात करूं तो चाहे 1 करोड़ स्कॉलरशिप्स हो SC/ST में, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हो, जो इनकी सरकार में गिर के 28.4 पे आ गया है। इनकी सरकार में आज सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यह शर्म करने की बात है। ये चाहे इसको प्रोजेक्ट करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी गिग इकोनॉमी की है, जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया था। आज इनफॉर्मल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, बच्चों के पास पढ़ाई के बाद जोमेटो, स्विगी के अलावा, इंस्टामार्ट के डिलीवरी बॉय एजेंट्स के अलावा कुछ खास काम नहीं रह गया है। और यहाँ ये बात करते हैं यूपीए वर्सेस आईएएस के। और अगर मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट का भी आपने सारा आंकड़ा दिया, मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन अगर राजस्थान के 0.7% की बात करूं, बिहार के 10% की, उड़ीसा के 0.8% की, तो सिर्फ टॉप 5 राज्य जो हैं इनके सबसे बड़े, उनका बेसिक आंकड़ा 6.5% है। इन्होंने बड़े जोर शोर से इंटर्नशिप, आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी कि दिमागी नक्सली कौन है जो ये आज लाल किले की प्राचीर से, आज हम सब सोच रहे थे कि आज जिनके दिमाग में फितूर रहता है, जो देश की अच्छी तस्वीर, सकारात्मक तस्वीर, कहां अच्छा काम हो रहा है उसे ना देख पाए, उसे बता रहे हैं दिमागी नक्सल है। संदीप जी, जो केन बेतवा लिंक के खिलाफ जो आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी चिता लगा के, फांसी लगा के, क्या वो दिमागी नक्सली हैं? क्या वो मूक बधिर बच्चे जो अपनी अदद स्कूल की बिल्डिंग के लिए कलेक्टर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दिमागी नक्सली हैं? या वो जोधपुर के बच्चे जिनके स्कूल की छत गिर गई है, वो अगर अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दिमागी नक्सली हैं? या वो बच्चे जो जंतर मंतर पे लाठी खा रहे ये थे? जादू की छड़ी किसी के पास होती है क्या? सरकार को वक्त तो चाहिए होता है, वक्त भी बदल रहा होता है, समय बदल रहा होता है, उसकी मांग भी होती है, हर समय की अपनी मांग है। अब सरकार अगर AI पर जोर दे रही है, या अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये कोचिंग का धंधा, ये तो 58,000 करोड़ का हो गया, हमारे युवाओं पर, उनके माता पिता पर बहुत जोर पड़ रहा है, कमर टूट रही है, तो मुफ्त कोचिंग अगर कराएंगे तो इसका स्वागत क्यों नहीं करते? देखिए संदीप जी, इनको ये कोचिंग का धंधा, युवाओं पे ये स्ट्रेस, ये सिर्फ आया क्योंकि जंतर मंतर में इन्होंने आईने दिखा दिया कि अब ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड से देश नहीं चलेगा, शेर महंगा होता है, शेर पालना महंगा होता है वाले जो प्रोपेगेंडा था उसकी उम्र लग चुकी है। तो आज जब ऑलमोस्ट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं था, नासिक, प्रयागराज, नागपुर, हर जगह बच्चे उठ रहे हैं, और अब तो जन अल्फा भी सामने आ रहा है, तब इनको बताना पड़ा कि देखिए हम युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं युवाओं को वो करने के लिए, वो युवाओं को सवाल के जवाब देने के लिए बहुत बड़ा अहम बिल था। तो संवाद कर रहे हैं, आपके नेता भी तो संवाद ही कर रहे हैं। संवाद के नाम पर थोड़ा सा भाषा से भटक भी जाते हैं, जुबान भी फिसल जाती है। युवा जो आज इतना प्रोग्रेसिव है, युवा जिसे दिमागी नक्सली भी कहा जा रहा है, युवा जो इतने सवाल, युवा को कहां कहा गया दिमागी creative नक्सली? युवा को कहां कहा गया? आप जबरदस्ती चिपका रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कमिटी में बैठे रहते हैं, जो देश के सवाल देश के खिलाफ होते हैं, बड़ी बात यह है कि क्या सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ होता है? क्या सिर्फ सरकार की वाहवाही ही असली मानी जाएगी? नहीं, सरकार कभी देश नहीं होती, ये बात मैं मानता हूं, बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूं, पर मेक इन इंडिया का बड़ा सा शेर ये लेकर आए थे, इन्हें बताना पर पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन को जायज बता रहे हैं ना सर संचालक।
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना भविष्य तो ये युवा ही है, आप उनकी बात को क्यों नहीं मानने को तैयार? देखिए सरसंघचालक तो उनमें कोई अतुल लेमिया जी बोलते हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, इलीगल है, और उसके बाद ये आकर बोलते हैं कि जेंजी ही दे है। तो ये डिसाइड कर ले, आपस में संघ बैठ के ही डिसाइड कर ले कि वो गटर जनरेशन है, वो पंचर वाला के बेटे बेटियां हैं, या वो देश का भविष्य है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो उन्हें लुभाने में बड़े आगे आ गए हैं। प्रधानमंत्री 2014 से एक्रोनिम स्टार्ट कर रहे हैं संदीप जी। 2014 में इन्होंने 3D की बात की थी, 2025 में टीम की बात की थी, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। 2019 में इन्होंने 3C की बात की थी, क्लियर इंटेंट, क्लियर विजन, क्लियर एग्जीक्यूशन। 2021 में 3G की बात की थी, 2023 में पंचशील की बात की थी, 2033 में 3I की बात की थी, और आज पंचधारा की बात हुई थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आज मैन्युफैक्चरिंग सिमट के रह गई है, ये नहीं बताएंगे कि जो स्टार्टअप इंडिया, अभी हम युवा पर ही टिके रहते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, ये युवाओं के प्रति जो ये प्यार अब उबाल मार रहा है, इसमें ये युवा शक्ति के तराने में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए संदीप जी, युवा शक्ति हकीकत है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। आज आप जो सवाल कर रहे हैं कि जेनजी आंदोलन प्रोटेस्ट के बाद सरकार की नींद खुली है, 2017 में मेरे नेता चिराग पासवान जी के सदन का उस बयान को मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने युवा आयोग बनाने की पहल करने की बात रखी थी सदन के अंदर में। तो वो 9 साल तक उसके बारे में, सदन के रिकॉर्ड में उसके बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? अब पुष्कर धामी भी कह रहे हैं युवा आयोग बनाऊंगा। अब युवा आयोग अब बन जाएगा, जंतर मंतर पर आएगा युवा, तो युवा आयोग बन जाएगा। संदीप भाई, मैं वही बोल रहा हूं ना कि 2017 में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं था ना, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी की युवा सोच है ना, उनकी खुद वो युवा है, और बिहार की सरकार के कैबिनेट ने युवा आयोग नहीं, सरकार ने सुनी ना, बिहार में बन गई है। और मेरे राष्ट्रीय कार्य समिति की अभी दिल्ली की बैठक में किसान आयोग और युवा आयोग दोनों पारित हो और सरकार इसको बनाए, यह भी मांग पार्टी ने किया है। तो ये आयोग बन जाने से युवा का कल्याण हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास ये योजना शुरू हुई थी, बिल्कुल क्या हुआ? 13% का कौशल विकास हो पाया, नौकरी लगी, बाकी ऐसे ही घूमते रह गए। कितना कौशल विकास होता है? आपके इलाके से कितने युवा, ईमानदारी से बताइएगा। वो अरे धीरेन्द्र भाई, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, कितने युवाओं ने बताया आकर? उसमें जो कठिनाइयां हैं वही युवा आयोग दूर करेगा। सिंगल एक छत के नीचे युवा ऑफिस क्यों भटकेगा? संदीप जी बताइए आप। 15-16 में नहीं कौशल विकास मंत्रालय बन गया। अब पत्रकारों को भी नहीं पता होगा कि कौशल विकास मंत्री कौन है। वो 9 साल से वो चल रहा था, अब दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, दुरुस्त हुए हैं, और मैं बता रहा हूं कि आंकड़े में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही है, जो आपने आंकड़े दिए हैं उससे इनकार मैं नहीं कर सकता हूं। कोई झूठ का आंकड़ा आप नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे विश्व की ये चिंता है, उसमें हमारा देश अलग नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है थोड़ी, और इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी ही है। नहीं, रोडमैप भी होना चाहिए ना। लेकर के जाना अब ये है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री कोचिंग भी मिलेगी। वो 6.5 लाख जो कुल मिलाकर 10 लाख स्कूल हैं, उनमें 6.5 लाख स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस ही नहीं है, क्योंकि ना तो इंटरनेट है, कहीं वाईफाई नहीं है, कहीं पर कंप्यूटर नहीं है। ये AI की ट्रेनिंग या फ्री कोचिंग गांव देहात में, गया जी में हो जाएगी फ्री कोचिंग, गांव में सारी उपलब्धता हो जाएगी। कैसे करेगा वो बच्चा? लेकिन काम स्टार्ट है। संदीप जी, जो आपके कैमरे तस्वीर दिखाते हैं वह भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ काम जो हो रहा है वो तस्वीरें कैमरे कैद नहीं करती, ये भी सच्चाई है। काम हो रहा है, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस गति को आप देना चाहते हैं उस गति को देने के लिए ये बजट है। नहीं, इसमें राजनीति के बजाय देखिए, युवा तो सबका है ना।
युवा सबका है ना राजकुमार भाटी, तो सब एक राजनीतिक सर्वसम्मति, एक सहमति क्यों नहीं बनती है इस मुद्दे पर? अगर 18 करोड़ हमारे युवा ग्रेजुएट किए हैं 2005 से 2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, और उनमें से 28 लाख की नौकरी लगी, उसमें भी 3.7% को व्हाइट कॉलर जॉब, 7% को परमानेंट सैलरीड जॉब, स्थायी वेतन वाली नौकरी, तो यह चिंता का सबब तो है ना। इसमें तो सारी सरकारें आ जाती हैं इस कालखंड में। असल में संदीप जी, हमारे प्रधानमंत्री चूरन बांटने का काम करते हैं, और जब भी उन्हें कोई ऐसा अवसर होता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बिना चूरन बांटे मानते नहीं हैं। वो उन्होंने लोगों को सपने दिखाने होते हैं, करना कुछ होता नहीं है। आज के प्रधानमंत्री सारी राजनीतिक जमात के लिए कह रहा हूं, 2005 से राजकुमार भाटी साहब 2023 तक मनमोहन सरकार भी आ गई, आपकी सरकार भी आ गई मुलायम सिंह वाली, और साथ ही साथ 2012 से 17 अखिलेश यादव की यूपी में सरकार भी आ गई। 9 करोड़ युवा में से 28 लाख को नौकरी मिली, उसमें से भी 3.7 को व्हाइट कॉलर जॉब। ये तो आंकड़े हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। चूरण मतलब सब बांट रहे थे। जो आपने आंकड़े रखे पढ़ के, जो आपने आंकड़े खुद रखे हैं अपने शो में और साल दर साल बताए हैं, वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि 14 से पहले बेरोजगारी दर कम थी, 14 के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये सरकार जो बातें 2014 में मोदी जी कह रहे थे, वही सपने आज 2026 में दिखा रहे हैं। विकसित भारत बनाएंगे, ये कब से 2014 से लगातार कह रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलनी थी कहीं, वो लगातार कह रहे थे। स्मार्ट सिटी बननी थी, लगातार कह रहे थे। किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, लगातार कह रहे थे। 2 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, लगातार कह रहे थे। काला धन विदेश से आना था, 1 रुपया तो आया नहीं, 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, रुपये डॉलर को बराबर कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सपने दिखाए गए हैं, और वो सपने कभी पूरे होते नहीं, क्योंकि पूरा करने के लिए कोई प्रयास किया नहीं जाता है। अब अगर इनसे पॉइंट वाइज पूछा जाए, अगर 20 पॉइंट तय किए जाएं कि विकसित भारत के ये पॉइंट होंगे, और इनसे पूछा जाए कि कौन से पॉइंट पे आप एक कदम आगे बढ़े हो 12 साल में, 12 साल में वहीं के वहीं खड़े, बल्कि कई मामलों में तो पीछे गए हैं। तो आप कई किसान की दुर्गति ज्यादा से ज्यादा देश में हो रही है। आप भी वहीं खड़े हैं राजकुमार भाटी साहब। आपके नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सीएम एआई नहीं जानते। अरे मुझे एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत थोड़ा है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं, मेरा एआई जानना जरूरी है, या मेरी समझ कि भाई मेरे युवा को, मेरी युवा पीढ़ी को एआई की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नई सरकार आएगी तब युवाओं का भविष्य सुधरेगा। बीजेपी का राष्ट्रवाद एक रंगी, आपकी भी तो सुई अटकी हुई है। नहीं, देखिए, आपने योगी जी का नाम ले दिया, तो मैं जो अभी मोदी जी के बारे में भाषण का जिक्र कर रहा था, उसे योगी जी से जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं। संदीप जी, आपको जरूर याद होगा 2014 के 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने एक नारे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए, बड़े लंबे चौड़े बातें तो दावे किए गए उसके बारे में। पहली बारिश में उसमें पानी भर गया। क्या ये बिना खाए होते हैं इस तरह के काम? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उसमें जगह जगह उखड़ गई वो एक्सप्रेसवे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 80 जगह गड्ढे हो गए उस एक्सप्रेसवे में। एक भी महीना नहीं हुआ पूरा, 1 महीना, बल्कि 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर सड़क उखड़ जाती है। और पता चलता है कि जिस कंपनी ने बनाई थी वो बीजेपी के सांसद की कंपनी है, और वो कंपनी के भाई भी कई इस तरह के घोटाले सांसद के भाई की ब्लैक लिस्ट भी करी गई थी। जी, सांसद नहीं, सांसद भी शामिल है। वो जो पीएनसी उसका नाम है, तीनों भाइयों के नाम है, तीनों भाइयों के नाम से बनता है उसका कंपनी का नाम पूरा। संदीप जी, तीनों भाइयों के नाम से कंपनी का पूरा नाम बनता है। पर हम युवा की बात कर रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा हम कागज हुए हैं। मनोज राजन त्रिपाठी, अब युवा सेंटर स्टेज पर तो आ गया, ये राजनीतिक मजबूरी है या दरअसल देश के विकास के लिए युवा शक्ति जरूरी है? अब यह एहसास हो रहा है। देखिए, वास्तव में ये जो मंत्र फूका गया, ये जंतर से ही फूका गया है। जब ये देख लिया गया कि वास्तव में
बाकी पार्टियां कूद रही हैं उस आंदोलन में। जो भी उसको कहता है कि वो नीट के लीकेज से जुड़ा हुआ आंदोलन था, तो उसकी वजह जरूर वो हो सकती है, लेकिन बाकी युवा जुड़ा। जिस कलकत्ता में अंडे चल रहे थे, वहां पे जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, अंडे चलना तो बंद हो चुके थे। पटना में हुआ, लखनऊ में हुआ, पूरे देश में जगह जगह हुआ। यहां पर यह समझ में आया कि वास्तव में यह नेतृत्वहीन युवा है जो अपनी इस परेशानियों को लेकर सड़क पर उतर आया है। इसको लेकर ये दिमाग मनोज झा ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये आंदोलन ऑर्गेनिक था। ये जो आप कह रहे हैं कि ये पहले नाराजगी बिल्डअप कर रही थी जी, नीट का लीक तो इमीडिएट कॉज थी, तात्कालिक वजह थी। गुस्सा, नाराजगी, बिल्कुल एक भरोसा टूटना पहले हो रहा था, हो चुका था। बिल्कुल। और मैं किसी को श्रेय नहीं देता हूं इसका कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी वो बहाना बना है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ा कि ये युवा निकल पड़ा है। केवल एक छोटी सी बात कहूंगा संदीप जी, कि अगर इस युवा की इतनी चिंता थी तो केवल एक उदाहरण कि कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आईटी जाना चाहता है। आईटी का प्लेसमेंट रेट कम से कम 34 से 40% तक गिर चुका है। मैं उस बड़े इंस्टीट्यूशन का केवल उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 80,000 लड़के लड़कियां नौकरी, 79,000 अनुदेशकों की बात कर रहा हूं, वो युवा से अब अपनी अधेड़ उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं और हर बार उसको कोर्ट के लिए टाइम बाई किया जाता है। इस उत्तर प्रदेश में जो बढ़ रहा है ना, वो है कांवड़िए। इस उत्तर प्रदेश में लगातार यह बताया जा रहा है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होगी। उस युवा को उस तरफ झोंका जा रहा है ताकि वो खुद में मगन रहेंगे। अनूप दलाल हैं, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। जब तक अनूप दलाल हैं, मनोज हमारे दर्शक झज्जर वासी, वो कह रहे हैं युवा अच्छे स्कूल, जो बात आप कह रहे हैं उसी में ही सुर में सुर जोड़ रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। युवा अच्छे स्कूल, कॉलेज और लीक प्रूफ परीक्षा मांग रहा है और उसे सरकारी कोचिंग की टोपी पहनाई जा रही है। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुका है या मर्ज हो चुका है आपस में। ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स की आपसे बात कर रहा हूं। फिर एक बार बात होने लगी है कि कार सेवा होनी है 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि में, एक ने ऐलान कर दिया है। बाकी तो सरकार की तरफ से है कि कल्कि का अवतार संभल में होगा। हम उसी तरफ उलझे हुए हैं और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब तक एआई की आप ट्रेनिंग देंगे, लगेगा कहां से? क्योंकि एआई की वजह से तो ग्लोबल मंदी है और नौकरियां जा रही हैं, वो कहां जाएगा? हाँ, उसका ये भी सवाल है, ये दिलचस्प विरोधाभास है। देंगे और एआई में ट्रेन करेंगे, एआई तो नौकरी खा रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है। एआई की वजह से और ग्लोबल मंदी की वजह से तो नौकरियां चली जा रही हैं। उसी वजह से वो 40% जो मैंने आपको आईआईटी का बताया है, उसका वो ड्रॉप डाउन होता चला जा रहा है। नहीं, वो हो ही रहा है। और प्लेसमेंट, अब तो आईआईटी के छात्र कहां करोड़ों में पैकेज मिलते थे, 10-12 लाख में उनको पैकेज दिए जा रहे हैं। और इसमें एक और परेशान करने वाली जो जानकारी है विजय त्रिवेदी, वो ये पहली 100 टॉप यूनिवर्सिटीज दुनिया की, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, 200 में भी नहीं, 300 में भी नहीं। और आईआईटी तो कॉलेज के तौर पर आएगा, आईआईटी भी 125वें नंबर पर है, आईआईटी दिल्ली। संदीप जी, बहुत चर्चा अच्छी आपने की है। अभी हमारे मित्र मनोज जी भी जो बात कर रहे थे वो भी, और सब बातें हुई। दो बातें समझिए। एक तो ये जो आपने बात की, इसी को मैं जोड़ के कहता हूँ कि आज चर्चा हुई कि हमारा देश 500 फॉर्चून कंपनी जो है दुनिया की, उसमें आए 50 कंपनियाँ। बहुत अच्छा हमारा लक्ष्य है, सपना है। लेकिन फॉर्चून कंपनियों में, बेहतर कंपनियों में हमारी 50 कंपनियां कब आएंगी? जब 100 यूनिवर्सिटीज में 10 यूनिवर्सिटी तो हमारी हो। इसका फर्स्ट स्टेप क्या? यूनिवर्सिटी है ना। जब अच्छे पढ़ेंगे नहीं, अच्छे लिखेंगे नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, तो अच्छी कंपनियों में कहाँ से हम बना पाएंगे? एक सवाल है। दूसरी बात है कि सरकार ने किया काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, किया है कि नहीं किया है। इसको समझिए कि युवाओं की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ये मंत्र का जंतर और जंतर का मंत्र तो ठीक है बात, लेकिन पिछले 10 साल में, 12 साल में क्या हुआ कि आप इसको थोड़ा सा वोट की राजनीति से समझिए। मैं एक पॉलिटिकल एंगल बताता हूँ, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, सबने अपने अपने फिगर्स बता दिए। आपने क्या किया कि जब आए तो अच्छे दिनों के साथ आए, ठीक है। अच्छे दिन नहीं आए
तो आपने कहा कि अब 2047 में आएंगे अच्छे दिन, तो अच्छे दिन की जो डेडलाइन थी उसको आपने खिसका दिया। एक चीज़ मैं याद दिलाऊं, मुझे पता नहीं उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते। वाजपेयी सरकार के वक्त में डॉक्टर APJ कलाम साहब राष्ट्रपति थे जी। तब 2020 का एक टारगेट दिया गया था विकसित भारत का, उसका नाम कुछ और था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 2020 में विकसित होना था भारत। वो नारा, वो प्रोजेक्ट है कहाँ, ये बताइए मुझे। है 2020 की कोई रिपोर्ट कार्ड है संदीप जी? नहीं है। अब क्या किया आपने कि एक ब्लॉक में एक चुनाव से पहले आपने एक वोट बैंक को कैटर किया, किसानों को। किसानों को बात हो गई, किसानों को दिया गया, नहीं दिया गया, कानून वापस ले लिए गए। फिर एक वोट बैंक हुआ OBC का, तो उसके लिए करते, हाँ करते, ना करते, ये करते, वो करते, आप संविधान बदलते, आरक्षण खत्म करते करते आपने जाति जनगणना पर राजी हो गए। अब उसके आगे बढ़े हम, तो हमें लगा कि एक और बड़ा वोट बैंक है, वो है महिला। बिल्कुल, उनको पैसे तो सारा फोकस महिलाओं पर किया गया, वोट बैंक पर। उनको 10,000 रुपए दिए गए, 5,000 रुपए दिए गए, 3,000 रुपए दिए गए। फिर महिला आरक्षण की बात आई। अब लगा कि भाई अब क्या करें, हम लोग घर में करते हैं ना भाई, ये काम खर्च हो गया, इसका पैसा निकल गया, अलमारी से भी निकल गया, बैंक से भी निकल गया, FD से भी निकल गया, तो अब क्या करें। तो अब एक नया वोट बैंक बचा हुआ है अभी तक, वो था यंगर जनरेशन का और ये बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन एक आंकड़ा बता दूं, 2024 में 21 करोड़ 59 लाख लोग थे 18 से 29 साल वाले, जेनजी वाले, और ये आंकड़ा बढ़कर 25 से 27 करोड़ हो जाएगा 2029 में। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 100 करोड़ हमारे वोटर होते हैं, 96 करोड़ 2024 में जी। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं। तो फिर हमें नजर आया कि अरे अभी एक ये ब्लॉक बच गया है, जैसे माइंस में करते ना, एक माइंस खत्म हो गई तो दूसरी जगह से करते, तीसरी जगह से करते। तो ये जो वोट बैंक की माइनिंग थी, उसमें एक नया ब्लॉक बच गया था। हाँ। वो है जैन जी का और युवाओं का, ये खान है। तो अब उस खान की माइनिंग का काम शुरू हुआ है और उसके लिए सारा काम हो रहा है। AI की बात की, जो हमारे मित्र भी कर रहे हैं कि AI से बेरोजगारी हो रही है, लेकिन AI देश की, दुनिया की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, आंकड़े देख लीजिएगा, आप अपनी टीम को बताइए कि हम 20 साल पीछे हैं दुनिया से AI में, 20 साल पीछे चल रहे हैं AI में। और AI की जो स्पीड है उसमें तो 2 दिन भी पीछे होना बहुत पीछे हो जाता है। और ये फ्री कोचिंग, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, ये कोटा में क्या सिर्फ साधन संपन्न लोग जाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास वाले नहीं जाते। वो सब कुछ अपना दांव पर लगाकर अपने बच्चे को लेकर जाते हैं ना वहां पर। वो सरकारी कोचिंग लेंगे या कोटा में ही बैठे रहेंगे? सर सारे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो कर्जा लेकर भी जाते हैं, अपना जेवर बेचकर भी जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, क्योंकि चिंताएं अलग अलग तरह की होती है और उस पर वो सारा काम करते हैं। तो ये, इसको यदि राजनीति के नजरिए से देखें तो एक ये नए वोट बैंक को एक्सप्लोर करने की नहीं, हकीकत और फसाने के डिबेट के बजाय इसमें एक सर्वसम्मति बननी चाहिए। एक रोड मैप क्यों ना बने भाई? ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रोड मैप बनाए ना, और इसका रोड मैप है क्या? या 2-4 योजनाएं की घोषणा करने से हो जाएगा? कोई रोड मैप नहीं है। वही मैं कह रहा हूं। और फिर दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री लगातार अच्छी बातें, अच्छे सपने और अच्छे प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पर हम लगातार फेल होते जा रहे हैं। जो अभी आपने बात की इंटर्नशिप की, कि वो इंटर्नशिप का क्या हुआ जो PMIS हमने शुरू की थी। उससे पहले कौशल विकास की बात, तो अभी हमारे बहुत विद्वान मित्र बैठे हुए हैं, डॉक्टर महेश वर्मा, वो बताएं 12 साल में कौन कौन कौशल विकास मंत्री बना था। हाँ, और उसने क्या किया और उनको क्यों बदला प्रधानमंत्री जी ने? हाँ। क्योंकि उनमें से, तो इसलिए ये चिंताएं हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सरकार की प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन पर है, एग्जीक्यूशन। और आपने वाजपेयी सरकार के दौरान भी बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी और उनका एक फेवरेट फ्रेज होता था, वाक्य होता था, कथनी और करनी में समन्वय। तो कथनी और करनी में समन्वय की जरूरत है। जो कहा जा रहा है जमीन पर भी उतारना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे और ये युवा शक्ति डेमोग्राफिक डिविडेंड ही साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आजादी के जश्न की बधाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।